कर लें। ओके ओके। सभी को नमस्कार। विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा आयोजित महर्षि चरक जयंती समारोह में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। चरकस्तु चिकित्सिते ये कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है और बड़े हर्ष की विषय है। हमारे गुरुओं के गुरु परम श्रद्धेय पद्मश्री प्रोफेसर रामहर्ष सिंह सर हमारे साथ हमको आशीर्वाद आज देंगे और साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर जी एस तोमर सर भी, जो कि अध्यक्ष हैं विश्व आयुर्वेद मिशन के, जुड़े हुए हैं। सम्मानित वक्ता के रूप में डॉक्टर मनोज नेसरी सर, प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सर, प्रोफेसर अनूप ठाकर सर, प्रोफेसर संजीव शर्मा सर, प्रोफेसर बलदेव धीमान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ विश्व आयुर्वेद मिशन के महासचिव डॉक्टर DP आर्या सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मानित लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोग भगवान धन्वंतरी की आराधना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्रोफेसर GS तोमर सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आएँ और इस कार्यक्रम के विषय प्रवर्तन पे अपने विचार रखें। प्रोफेसर GS तोमर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। हमारे परम पूज्य प्रातः मैं नित्य प्रति जिनके चरणों में नित्य प्रति वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद ने एक नई स्थिति को प्राप्त किया है। ऐसे हमारे परम आराध्य प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर RS सिंह सर, जिनके मार्गदर्शन में भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में तमाम हमारे जो विद्यार्थी हैं वो लगातार जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनूप ठाकर साहब। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि व्यस्त शेड्यूल में से भी आप भी हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर संजीव शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजीव शर्मा जी, कभी भी हम लोगों के कार्य में कभी भी आपने मना तो किया ही नहीं, और आज आदरणीय गुरुदेव का नाम सुनने के बाद तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि कोई व्यक्ति इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान न करे। तो सब सारा श्रेय मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं आज के इस कार्यक्रम का। और आज आपके आदेश से चरक वंदना जो मैंने स्वरचित लिखा हुआ है, तो सोचता हूं कि चरक जयंती के अवसर पर चरक वंदना के संबंध में 4 पंक्तियां मैं आपके सामने गुरुदेव के आदेश से प्रस्तुत करना चाहता हूं। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो,
धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। योग से की चित्त शुद्धि व्याकरण वाणी सजी, वैद्य विद्या से हरि पीड़ा महायाक्रांत की। हेतु लिंग औषध ज्ञानम के बतावन हार हो, रुग्ण की दश विधि परीक्षा के परम आधार हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। लोक पुरुष साम्य की परिकल्पना तुमने गढ़ी, बात कफ और पित्त की संकल्पना तुमसे पढ़ी। तुम प्रमाणों में शिरोमणि युक्ति के दातार हो, हे चरक अधिपति पतंजलि वैद्य के अवतार हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। प्रकृति की अवधारणा जीनोम का आधार है, बीज दोषज व्याधियां ही जेनेटिक व्यापार है। आप शाश्वत शास्त्र के ऋषिवर अनूठे सत्य हो, वैद्य विद्या के प्रणेता तुम परम स्तुत्य हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। पंचभूतों को दिया नव रूप तीनों दोष में, भौतिकी की छटा प्रस्तुति जीवनी के रूप में। आहारमय आचार औषध के बतावन हार हो, चिकित्सा की पूर्णता के देव तुम आधार हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। अंतिम है, जो यहाँ है वो कहीं अन्यत्र भी संभव लिखा था, जो नहीं है यहाँ वो कथम कहीं संभव नहीं था। तुम चिकित्सा शास्त्र के हो जनक परम प्रकाश हो, वैद्य विद्या के प्रवर्तक पूज्य ऋषिवर आप हो। हे महर्षि तुम हमारे ज्ञान के भंडार हो, धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। धर्म धन मन कामना और मोक्ष के आधार हो। जय जय धन्वंतरी जी की जय, चरक महाराज की जय। और आज इस वंदना के साथ मैं आप पूज्य गुरुवर को बहुत अधिक विलंब न करते हुए उनका एक संक्षिप्त परिचय, वैसे प्रोफेसर आर.एस. सिंह सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संपूर्ण विश्व के फलक पर आपकी कीर्ति के संदर्भ में हर व्यक्ति परिचित है, लेकिन फिर भी एक सामान्य प्रोटोकॉल के तहत मैं चाहता हूं कि आदरणीय गुरुवर का एक संक्षिप्त बायोडाटा हमारी पुत्री डॉक्टर स्वाति तोमर की बहुत इच्छा थी कि वाचन करना चाह रही है, तो मैं उसको आपके सामने बुला रहा हूं। वो गुरुदेव की आपका ब्रीफ सीवी के बारे में पाठ करना चाहती है डॉक्टर स्वाति तोमर। Good evening, sir. Good evening to all the distinguished guests and Ramharsh Singh, sir. It's a matter of profound privilege that I've been given the opportunity to introduce our distinguished chief guest for today's session, Padam Shri Professor Shri Ramharsh Singh, sir. He's a man who needs no introduction. His name itself is a legend in the field of Ayurvedic fraternity. Sir, I cordially welcome you to this webinar. Now, I would like to give an overview of Sir's brief CV. Professor Ramharsh Singh, sir, is a lifetime distinguished professor in Faculty of Ayurveda at Banaras Hindu University. He has played commendable role in revival and development of Ayurveda and its scientific validation, which has accelerated the process of its mainstreaming in India and its globalization. His work has helped setting trends in contemporary Ayurveda. Professor Singh graduated in Ayurveda medicine and surgery from Banaras Hindu University in 1961. He did his PhD in 1969 and DLit in 1982. He's a fellow of National Academy of Indian Medicine and is a jewel member of All India Ayurvedic
Academy. Professor Singh has produced over 80 MDs and 40 PhDs under his guidance, many of whom are holding top positions in the country. He has published 20 books and 200 research papers in national and international journals. He is on the editorial board of several national and international journals. Professor Singh joined the Faculty of Ayurveda at BHU in 1964 and served prestigious institution for 40 years in the capacity of professor, head of department, and dean of faculty till February 2003, after which he joined Rajasthan Ayurveda University of Jodhpur as its first and founder vice-chancellor, where he played a commendable role to establish a new model institution of high learning in Ayurveda. Professor Singh is the member of National Commission on History of Science, INSA. He is the recipient of prestigious National Dhanvantri Award 2019 of Ministry of Ayush, Government of India, Triguna Award and Ram Narayan Sharma National Research Award 2005 by HE, the President of India, Hari Om Ashram Award, IASTM Award 2005 of Asian Medicine, Lifetime Achievement Award of AIMS and Kasturba Oration Award, Platinum Jubilee Oration Award of Indian Science Congress 2002, and Distinguished Alumni Award of BHU 2008. Professor Singh has been honored by President of India with prestigious civilian award Padam Shri in 2016. He has widely traveled all over the world to promote Ayurveda globally. Professor Singh has been the chair professor at Wongkwan Digital University, Republic of Korea, and a visiting professor at Mount Madonna Institute of Creative Science and Arts, US. He is designated as Ayurveda Guru by RAV under the Ministry of Ayush, Government of India, and has been the chairman of Scientific Advisory Board 2012 to 2015 of CCRAS. He has been the chairman of Ayush Sector Innovation Council constituted by Government of India. Professor Singh is extremely popular Ayurvedic physician, practicing Ayurvedic medicine on classical lines with scientific temper. He's a successful and extremely popular teacher and a researcher in the field of specialization and has produced several textbooks and contributed chapters in over a dozen of important books published in India and abroad. He's been seriously engaged in revival and development of Ayurveda on scientific lines as an evidence-based system of medicine and has extended commendable help at national level in educational reform in Ayush sector. The research interest of Professor Ramharsh Singh has been the chronic disease management and geriatric health care, including mental health, with attempts to evaluate the safety and efficacy of Ayurvedic drugs and therapies, especially Rasayan therapy. Through his teachings, deliberations in innumerable national and international forums and publications, Professor Singh has extended commendable help in bridging the gap between traditional and conventional systems of medicine, promoting medical pluralism and its mainstream. With these words, I take the opportunity to kindly welcome you, sir, to this webinar. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Swati. गुरुदेव के ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते करते उसको पसीना आ गया आपके इस परिचय से, इस गंभीरता से इतनी प्रसन्नता हो रही है उसको कि आज ऐसे एनलाइटेंड गुरुदेव के सामने आज उसको परिचय देने का अवसर प्राप्त हुआ. थैंक यू वेरी मच स्वाति. नाउ आई रिक्वेस्ट आवर मेंटर प्रोफेसर R.S. Singh sir to address the webinar. Professor R.S. Singh sir. Thank you. मित्रों, आज नाग पंचमी है, आज ही चरक जयंती भी है. वस्तुतः महर्षि चरक नाग वंश के ऋषि थे, इसलिए उनकी जयंती नाग पंचमी के दिन मनाई जाती है प्रतिवर्ष. वही आज भी हो रहा. महर्षि चरक के समान योग सूत्र के रचयिता पतंजलि और व्याकरण महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, वो भी दोनों नागवंश के ही हैं. ये तीनों आचार्य ने 3 विधाओं का विकास किया. मनोवाक्काय दोषाणाम हर्ते अवितय, वाणी और शरीर तीनों के दोषों को दूर करने के लिए 3 विद्याधाराएं प्रारंभ हुई उस समय, जो अभी चल रही हैं, अपने अपने ढंग से चल रही हैं.
मित्रों, महर्षि चरक का मुख्य अवदान चरक संहिता ही है, जो आज पूर्ण रूप से उपलब्ध है और हम उसको पढ़ रहे हैं और उसी से चरक के बारे में और उनके काम के बारे में जानते हैं। लेकिन माना जाता है कि चरक स्वयं चरक संहिता के मूल लेखक नहीं थे। मूल लेखन तो अग्निवेश का था। अग्निवेश ने करीब 3000 वर्ष पूर्व अग्निवेश तंत्र नामक ग्रंथ की रचना की और अग्निवेश तंत्र ही आगे चल के 1st सेंचुरी एडी के आसपास चरक संहिता बन गया। जब चरक ने उसको बढ़ाया, रिडक्ट किया, तो तब से वो चरक संहिता बना। माना जाता है कि बहुत सालों तक अग्निवेश तंत्र और चरक दोनों चलता रहा। 2 ग्रंथ उपलब्ध थे, लेकिन धीरे धीरे चरक संहिता पॉपुलर होता गया और अग्निवेश तंत्र से लुप्त हो गया। अब अग्निवेश तंत्र नाम से अलग से कोई ग्रंथ नहीं मिलता संभवतः। तो इस प्रकार चरक जो है उसके रिडैक्टर हैं, मूल लेखक नहीं है। मूल लेखक अग्निवेश, इसीलिए कहीं कहा जाता है अग्निवेश की चरक संहिता, चरक संहिता ऑफ अग्निवेश ऐसा कहा जाता है। चरक संहिता ऑफ चरक नहीं कहा जाता। चरक संहिता में स्थान स्थान पर जिसका उल्लेख डॉक्टर तोमर ने भी किया, बहुत सारे मौलिक प्रसिद्ध बातें कही गई जो अन्य ग्रंथों में नहीं। जैसे आपने उल्लेख किया युक्ति प्रमाण का। मान विज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान आपको प्रदेश तो पहले से था, वेद के भी पहले से था और उसी के आधार पर ज्ञान का सृजन और संकलन होता था। और आजकल भी आधुनिक वैज्ञानिक भी इन्हीं का आधार लेते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आपको प्रदेश से मतलब डॉक्यूमेंटेशन से है। यही बात आज भी होती है। लेकिन चरक का विशेष अवदान ये है, उन्होंने 3 प्रमाण की जगह 4था प्रमाण उपस्थित किया। युक्ति प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आपको प्रदेश और युक्ति प्रमाण। युक्ति क्या है? युक्ति एक्सपेरिमेंटेशन है। प्रत्यक्ष कर लीजिए, इन्फरेंस निकाल लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए, फिर भी आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत होगी। ये चरक ने पहले कहा, युक्ति प्रमाण। और इसी क्रम में चरक संहिता के अंतिम अध्याय में, जो सिद्धि स्थान का 12वां अध्याय है, उसके भी अंत में तंत्र युक्तियों का उल्लेख है। चरक ने तो बहुत सूत्र रूप में ब्रीफ तंत्र युक्तियां कहा के छोड़ दिया है, लेकिन शतपाणी ने अपनी कमेंट्री में उसका विस्तार किया और उन्होंने 10 या 12 तंत्र युक्तियों का उल्लेख किया है, अलग अलग नाम देके किया है। वस्तुतः तंत्र युक्ति एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो तंत्र को समकालीन भाषा में समकालीन सोच के अनुसार समझने के लिए सहायक होता है। ऐसा हुआ करता था। बिना तंत्र युक्ति के तंत्र को नहीं समझ सकते, लेकिन आजकल उसका प्रचार कम हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीजें चरक संहिता में स्थान स्थान पर कही गई हैं। उनमें से एक का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, वो है स्वभाव परमवाद का सूत्र। 197 में ये उल्लेख आता है। बहुत लोग उसको फिलॉसफी के रूप में पढ़ाते हैं। मैंने देखा कुछ टीचर्स को उसको फिलॉसफी समझ के पढ़ाते। मैं उसको बायोलॉजी समझता हूँ। स्वभाव परमवाद जो है वो जीव विज्ञान है। रोग और रोग के हेतु का स्वतः सुपरम हो जाना, समाप्त हो जाना, सेल्फ हीलिंग हो जाना, ये स्वभाव परमवाद है। इसके माध्यम से उन्होंने व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी ऐसे विषयों का समावेश उसमें किया है कि चरक ने पहली बार कहा और जगह इतना स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। दूसरी बात जो महत्व की है, जिसका उल्लेख बार बार आपने भी किया, कि जो त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद का, ये संहिता काल का अवधान है। संभवतः संहिता काल के पहले त्रिदोष सिद्धांत नहीं था।
रहा होगा तो बहुत शुद्ध रूप से रहा होगा। जो कुछ था वो पंचमहाभूत ही था। पंचमहाभूत से ही सब कुछ समझा जाता था। और पंचमहाभूत भी आयुर्वेद से भी पहले से है। तो कुछ हुआ उस काल में, नई सोच आई संगीताकारों की। उन्होंने सोचा कि यह पंचमहाभूत बहुत ही फिजिकल है, उसको बायोलॉजिकल स्वरूप देने के लिए उन्होंने त्रिदोष विज्ञान की स्थापना की। इसके माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया कि हमारा शरीर, वो शरीर क्रिया ये ट्रायंगुलर है, सपाट नहीं है, ट्रायंगल है। और इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को बात के कप नाम से निरूपित किया गया है। कई बार पूछा जाता है कि ये ट्रायंगल की आइडिया कहाँ से आई। ट्रायंगल की आइडिया कहाँ से आई? ये ट्रायंगल की आइडिया जो आई वस्तुतः लोक से आई, प्रकृति से आई। प्रकृति भी ट्रायंगल है, देखे सब सीजन बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, तो वहाँ भी ट्रायंगल है। प्रकृति के भी तीन शक्तियां हैं, तीन पावर्स हैं, वायु, जल और सूर्य। सोम सूर्यानुदास्त था। ये जो प्रकृति के तीन शक्तियां हैं, वही तीनों शक्तियां हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में पित्त जो है वही सूर्य का काम कर रहा है। हमारे शरीर में जो वात दोष है वही वायु का कार्य कर रहा है, और जो कफ है वही जल तत्व का कार्य कर रहा है। इस प्रकार यथा लोके तथा पिंडे का जो सिद्धांत है उसका एक आकार स्थापित किया गया इस सिद्धांत से। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्रांति थी संहिता काल में, ये त्रिदोष स्थान की स्थापना की। पंचमहाभूत से आगे बढ़ के त्रिदोष की बात की गई। ये एक क्रांति थी जो उस समय उठाने का प्रयास किया गया। अगर ये चलता रहता आज हो सकता है कि आज का जीव विज्ञान बिल्कुल भिन्न होता, ये मॉडर्न साइंस की तरह नहीं होता, अलग साइंस होता। लेकिन कॉलोनियल इंडिया में जब अंग्रेज लोग यहाँ थे तो तेजी से मॉडर्न मेडिसिन का विकास हुआ। मॉडर्न मेडिसिन जो चर्च में सिमटा हुआ था निकल के बाहर फैलने लगा, उसको फैलाया गया और साथ साथ परंपराओं को दबाया गया। उसमें आयुर्वेद को दबाने से यहाँ जो नई सोच, नई क्रांतियां हो रही थी वो जहाँ के तहाँ फैली रहती। तो देखिए इतिहास किस प्रकार बदलता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये बातें ध्यान में रखी जाए। और उससे क्या भी है कि आजकल आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में विषयवार पढ़ाई हो रही है, विषय के अनुसार आप पढ़ाते हैं, साथ साथ बहुत सारा मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाते हैं। तो समय तो उतना ही है, उसमें आप जो पढ़ाएंगे वही विद्यार्थी पढ़ेगा। मेरा सुझाव है कि अब भी एक संहिता जरूर पढ़ाई जाए। विषयवार पढ़ाइए, उसकी जरूरत भी है, पढ़ाइए, लेकिन चरक संहिता सबको पढ़ाया जाए एक पेपर के रूप में। मैं जब विद्यार्थी था तो चरक संहिता थर्ड ईयर से शुरू होकर फाइनल ईयर तक पढ़ाया जाता था, 3 साल तक चरक संहिता पढ़ाया जाता था। तो ये होने से ये होगा कि लोग शास्त्र से जुड़े रहेंगे और आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन से भिन्न है। हम लोग ऐसा न मान के चलें कि जो वहाँ है वही यहाँ है, ऐसा नहीं है। ये अलग विधा है, अलग विद्या है, अलग विज्ञान है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश की जाए। अब अच्छा अवसर है इस समय, भारत सरकार ने आपके लिए मंत्रालय भी दिया है, सब कुछ दिया है। जरूर इस बात की है जो लोग आयुर्वेद में हैं उनके अंदर एक वैज्ञानिक तेवर और जिसको कहते हैं वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति आए और वो सोचें कि क्या करना है, आज के अनुरूप क्या करना है, लेकिन अपनी जड़ें न छोड़ें,
ऐसा मैं मानता हूँ। मित्रों, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ आपको नाग पंचमी की और महर्षि चरक जयंती की बधाई देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपकी इस संदेश से निश्चित रूप से एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी जो कि चरक संहिता को विषय के रूप में, चरक पूर्वार्ध और चरक उत्तरार्ध के रूप में हम लोगों के समय में भी पढ़ाया जाता था, हम लोग भी उसका अध्ययन करते रहते थे। तो बात यह है कि आपने कहा कि स्वधर्मो निधन श्रेयम पर धर्मो भयावह। आपको अपनी जड़ों से नहीं हटना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमको अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करना है। आपके संदेश को निश्चित रूप से हमारे साथ डॉक्टर ठाकर साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर संजीव जी बैठे हुए हैं, तो आयुष मंत्रालय को इस बात को हमको कहना है। दूसरी बात जो उस दिन भी मैंने चर्चा में उठाया था कि वन हेल्थ वन नेशन, ये जो प्रयास चल रहा है, इट इज सिंपली टू डिस्ट्रॉय द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक छत के नीचे आपका कैफेटेरिया अप्रोच की तरह से सारे सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। ये पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए, पेशेंट किसको चाहता है, क्या करना चाहता है, और उसका विकास वैज्ञानिक धरातल पर होना चाहिए। आपके संदेश से हम लोग आप्लावित हैं, और जब तक जीवन है तब तक आयुर्वेद के लिए निरंतर आपकी दिशा पर चलने का प्रयास करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में बार बार नमन करता हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने अपना एक अमूल्य समय हम लोगों को दिया और एक दिशा निर्देश दिया। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि डॉक्टर अनूप ठाकर जी को कि आप आए गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में चरक की कमेंट्री में, जो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश में, गुजराती में और हिंदी में, तो वो अपने आप का बहुत बड़ा, गुलाब कुंवर करके जो हुआ था वो अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आप काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि चरक के संदर्भ में आप अपने विचार रखें। प्रोफेसर अनूप ठाकर जी वर्तमान में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य देख रहे हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा आपके समय में मिला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपको इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार रखें। डॉक्टर अनूप ठाकर। धन्यवाद तोमर सर फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। आदरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर आर.एच. सिंह जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, प्रोफेसर तोमर जी, डॉक्टर आर्य जी और डॉक्टर अविनाश और बाकी सारे मित्र जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, पहले तो सबको चरक जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चरक के बारे में जब गुरुवर ने जो बताया वो तो है ही है कि ये सबसे पहला आयुर्वेद का सिस्टमेटिक जिसको कहते हैं ना कि टेक्स्ट में लाना, वो चरक से हुआ काम। और हम जिसको कहते हैं ना कि आयुर्वेद का आदि ग्रंथ वो चरक है। और चरक जिन्होंने पढ़ा है, वैसे आप सब विदित हैं बहुत अच्छे से कि जामनगर स्कूल तो जाना ही चरक के लिए जाता है, और जामनगर परंपरा चरक की परंपरा रही। और अभी जो तोमर सर ने बताया वो बात वैद्य सीपी शुक्ला जी और विजय ठाकर साहब और वो सब थे, तब डॉक्टर पीएम मेहता उस समय के रॉयल फैमिली के जो फिजिशियन थे, जो कि हमारे वहाँ इरविन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के हेड थे, और उनको चरक के बारे में पता चला और उनको इतना वो अच्छा लगा। ही वाज उस समय एफआरसीपी लंदन जाके पढ़ के आए थे, और उनको चरक में इतना इंटरेस्ट जगा कि ये इतनी अच्छी बातें आयुष विज्ञान की है और दुनिया को पता नहीं है। एंड सो ही टुक इंटरेस्ट, एंड उस समय जो वहाँ महाराजा थे उनसे फंडिंग लेके वो चरक संहिता प्रोजेक्ट चला, जो गुलाब कुंवरवा चरक संहिता की आप बात कर रहे हैं, उसमें 15-20 विद्वान सीपी शुक्ला जी के नेतृत्व में जुड़े, और उस समय वो 3-4 भाषाओं में चरक संहिता का ट्रांसलेशन किया गया। और वो उसके बाद बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए भी। आदरणीय प्रियव्रत शर्मा जी और भगवान दास जी सबके ट्रांसलेशन है। और उसके बावजूद भी अभी फिलहाल एक प्रोजेक्ट चल रहा है। यूएसए के रूमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गोपाल वशिष्ठ जी,
उन्होंने ये महसूस किया, वो जामनगर सेमिनार में आते रहे, BHU भी जाते रहे और जगह भी जाते रहे, और वो कभी चर्चा करते थे चरक के सिद्धांतों की। वो बेसिकली रिमेटोलॉजिस्ट थे, मॉडर्न डॉक्टर थे, पर उनको पढ़ के अच्छा लगता था सेमिनार में जो सुनते थे, तो उन्होंने चरक पढ़ने की कोशिश करी। उनको जब कहा गया तो उन्होंने वो ट्रांसलेशंस पढ़े। जब उन्होंने ट्रांसलेशन पढ़े और उसके बाद वो आके चर्चा करते थे, तो हम लोग कहते थे कि नहीं सर, आप ये जो समझे हो वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग है। तो वो कहते थे अलग क्या है, वो मैंने तो यही पढ़ा है। तो वो ट्रांसलेशन में वो हम जानते ही हैं कि कहीं कहीं कुष्ठ का लोग लेप्रेसी कर देते हैं, क्या क्या ट्रांसलेशन होते हैं हम जानते हैं। तो उस प्रकार का ट्रांसलेशन पढ़ के उनको जो कंसेप्शन होता था वो अलग होता था। तो उन्होंने चाहा कि भाई चरक का ऐसा ट्रांसलेशन होना चाहिए जो ऑथेंटिक होना चाहिए। और आज हम ये कोशिश कर रहे हैं, अब चरक जयंती मना रहे हैं। आयुर्वेद को हमने बहुत सारी बातों में ये करके रख दिया है कि भाई जस्ट वी डू द रिचुअल्स, पर हम नई हवा को, नए नए ट्रेंड्स को, कंटेम्पररी साइंस को साथ में नहीं कर रहे हैं। शायद उसकी बहुत सारी जरूरत आज हमें है। बात यह है कि चरक ने भी कहा है उस समय, चरक ने ये जरूर कहा कि ये जो यहाँ जो है वो कहीं नहीं है, ये बात सही है, पर वो सिद्धांतों में। और उन्होंने एक जगह ये भी कह दिया कि अगर आपको सफल चिकित्सक होना है तो आपको एक शास्त्र का अध्ययन करके आप नहीं बन सकते, आपको अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, नॉट ओनली आयुर्वेद, बाकी के भी कंटेम्पररी जमाने में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, देन ओनली यू कैन बी अ परफेक्ट फिजिशियन। वो कितनी बड़ी सोच उनकी तब थी। और उन्होंने सिद्धांतिक रूप में जो कहा, ये एक अद्भुत बात है कि जो उन्होंने सिद्धांत कहे तब भी उतने सत्य थे, आज भी उतने सत्य हैं। हो सकता है उन्होंने जो द्रव्य तब कहे हो, वो द्रव्य में से कुछ द्रव्य आज न मिलते हो आसानी से, या उसी गुण के साथ न मिलते हो, ये हो सकता है, काल का असर होगा, लेकिन सिद्धांत जो है उनके आज भी उतने ही अटल है, और वो सिद्धांत आज भी प्रूव हो सकते हैं। और एक भी बात चरक की ऐसी नहीं है कि जो साइंटिफिक ना हो। एटलीस्ट गुरुजी उस बात के साक्षी हैं। एटलीस्ट मैंने जो रिसर्चेस किए हैं चरक के, जहां जहां सिद्धांत के, मैंने एक भी नहीं पाया कि ये जो उन्होंने कहा वो गलत है। मैं तो मानता हूं कि वो संस्कृत में लिखा हुआ विज्ञान है, और आजकल जमाने में क्या है कि जो अंग्रेजी में लिखा है वही विज्ञान है, संस्कृत में लिखा है तो वो विज्ञान नहीं है। वो जो सोच है ना, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। पर उस सोच को हमें ही बदलना होगा, हमारी सोच बदल के। ठीक है, हम चरक जयंती मनाएं, पर चरक जयंती पे हमें ये तय करना है, ये प्रण लेना है कि चरक को हमें जीना है, चरक को हमें व्यवहार में लाना है, और हमें दुनिया के सामने ये स्थापित करना है कि चरक को जीने से या चरक को व्यवहार लाने से क्या अंतर पड़ता है चिकित्सा विज्ञान में, उसकी जो ब्यूटी है उसको दुनिया के सामने लाना है। और इसके लिए वो हमें प्रयास करने पड़ेंगे। उसका ये जो मैं कह रहा हूँ, चरक संहिता online.com सबको एक बार विजिट करना चाहिए। एक्चुअली आजकल महीने में मोर देन 50,000, 15 to 17,000 हिट्स उस साइट को मिल रहे हैं। उसको विकी फॉर्मेट में लाने की कोशिश हो रही है कि जिससे पूरा ट्रांसलेशन उसमें किया गया है, पर कोई किसी को लगे कि नहीं भाई मुझे इसमें ये एडिट करना है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, इसमें ये हो सकता है, किसी आयुर्वेद के स्कॉलर को लगे तो ही कैन सजेस्ट, एंड देन कमिटी विल डिसाइड कि एडॉप्ट करने के जैसा है कि नहीं। ऐसे उसको विकी फॉर्मेट में ओपन रखा गया है कि जिससे उसको सब लाभ दे सके, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे जो मेरे पर्सनल अनुभव से चरक से हुआ, ऑफ कोर्स वो BMS में तो सब चरक पढ़े ही थे, पर चरक एक ऐसी विधा है, कहते हैं कि चरक तू चिकित्सित है, पर मैं तो मानता हूं ऐसा नहीं है, सिर्फ चिकित्सक ही, वो चरक को अन्याय है। बाकी सबने जैसे माधव तो निदाने और अष्टांग को सूत्रों में श्रेष्ठ माना है, वो सब सही है, पर वो सब अल्टीमेटली तो चरक संहिता और दूसरी संहिताओं का कंपाइलेशन है। पर चरक संहिता आपको नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपका सोशल लिविंग, आपको हर चीज में आप कहीं फंसते हैं तो उसका भी क्या उपाय है आपको चरक संहिता से मिलेगा। मैं तो मानता हूं मीन साहब, गीता भी
गीता के भी सिद्धांत आप चरक में देखेंगे तो पूरे के पूरे मिलेंगे। चरक आप लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे तो जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बार आश्चर्य लगेगा कि ये इन्होंने कैसे लिखा और ये कैसे जानते थे। सर जो कह रहे हैं ना वो तंत्र युक्तियां, एक्चुअली इट्स अ मैकेनिज्म। तंत्र मीन्स मैकेनिक्स और इट वाज अ मैकेनिज्म। उन्होंने वो मैकेनिज्म भी दिया था कि हाउ टू एक्सप्लोर, इसको कैसे समझा जाए। पर अभी शायद जो बीच में जो काल आया उसमें जो ह्रास हुआ उसको हमें रिकूप करना है, फिर से उसको मेन स्ट्रीम में लाना है। और चरक में एटलीस्ट ये क्षमता है चरक संहिता में कि उसमें जो भी लाइन लिखी है वो साइंटिफिक है, बस उसको करंट साइंस के सिद्धांतों पे, शायद सारे सिद्धांत हम प्रूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि करंट साइंस मेरे हिसाब से इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि चरक में जो भी लिखा है वो सब प्रूव हो पाए। क्योंकि अश्वगंधा या किसी भी ड्रग के जो गुण वीर्य विपाक लिखे हैं तो भी वीर्य क्या है या प्रभाव क्या है वो समझने में आज का साइंस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो समझ पाए। पर जितना जो समझ पा रहा है आज का साइंस, उतने से भी जो समझ सकते हैं वो हम अगर समझाने की दुनिया को कोशिश करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ ट्रेजर फॉर द वर्ल्ड। और मैं मानता हूं कि जैसे वो गीता को लेके वो नाचे थे ना सर पे, ऐसे ही कोई फिजिशियन ये चरक को लेके सर पे नाचेगा दुनिया का, अगर जिस दिन उसको पूरा चरक संहिता समझ में आएगा। और जिन्होंने जिन्होंने समझा है उन्होंने उन्हें वो रिस्पॉन्स दिया है, डॉक्टर वलियाथन हो या डॉक्टर जैसे मैंने पीएम मेहता कहा, हुमसोएवर जो रिनाउंड फिजिशियंस रहे हैं और उन्होंने चरक संहिता जो पढ़ी है तो वो उनके लिए इट वाज नथिंग लेस देन एक खजाने से कम नहीं था, ट्रेजर से कम नहीं था। तो ये ट्रेजर हमको दुनिया के सामने लाना है। आज हमें सबको प्रण करना चाहिए क्योंकि ये काम हमें ही करना पड़ेगा। पिछले सालों बहुत सारा ये हुआ है कि आयुर्वेद को दबाने की और आयुर्वेद को साइडलाइन करने की कोशिश हुई, उसको वैज्ञानिक नहीं है ऐसा जताने की कोशिश हुई। तो अब ओनस इज ऑन अस। और जैसे सर ने बताया कि अब आयुष मंत्रालय बन चुका है और आयुष मंत्रालय फॉर्चुनेटली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे तक मंत्री जी और हमारे सेक्रेटरी साहब और सब एक लाइन में एकजुट से हाउ टू प्रमोट आयुर्वेदा उस दिशा में जोर से काम हो रहा है। और आप आयुर्वेद के हित की कोई भी पॉजिटिव बात लेके आगे चलते हैं तो देयर इज ऑलवेज सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड दिस इज द हाई टाइम कि वी हैव टू कम टुगेदर एंड वी शुड वर्क हार्ड। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के चरक संहिता जैसी हमारी जो धरोहर है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए, उसकी सुंदरता जो है वो दुनिया को दिखाना चाहिए। और ये हमारा न मात्र फर्ज बनती है पर एक ऋण मुक्ति के लिए, क्योंकि आयुर्वेद ने हमें इतना दिया है तो ये हमारे लिए ऋण मुक्ति की बात है कि ऋण मुक्त होने के लिए भी ये हमें करना चाहिए। आपने मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूं। हमको चरक को अलग तरीके से, मीन्स चरक को ये समझना चाहिए। मैं ये मानता हूं, मेरी ये समझ है कि जैसे हैरिसन जिन्होंने लिखा पहले तो हैरिसन लिखा, वो हैरिसन शायद आज होंगे कि नहीं होंगे, डेविडसन लिखा तो डेविडसन होंगे कि नहीं होंगे, पर उसकी रिवाइज्ड एडिशन आती रहती है, उसमें समय के साथ सब जुड़ता रहता है। और चरक संहिता लिखी गई उसके बाद ये होता रहा, टीकाएं आती गई, उसमें चीजें जुड़ती रही, कंटेम्पररी उस समय के अनुसार की चीजें जुड़ती रही। वो आज बंद हो गया है और जो भी स्थगित हो जाता है, जो स्थिर हो जाता है, वो स्टेल हो जाता है, वो फिर वो काम का नहीं रहता और धीरे धीरे फिर वो अस्वीकृत होने लगता है। शायद चरक संहिता के साथ, हालांकि वो शाश्वत है, उसके सिद्धांत ऐसे हैं, पर फिर भी उसमें हमें नावीन्य लाना पड़ेगा। समयानुरूप कंटेम्पररी टाइम के अनुसार लोग, आज का विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट ले, आज का डॉक्टर इसमें इंटरेस्ट ले, उस हिसाब से उसको नावीन्य करना पड़ेगा, रिसर्च से उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन आज के जमाने से करने पड़ेंगे। देन इट विल बी लाइव साइंस, लाइव संहिता, लाइव टेक्स्ट वो बनेगी। और ऑनस इज ऑन अस, हमको सबको साथ मिलके ये काम करना है। गुरुजी के आशीर्वाद से और सभी विद्वत जनों के आशीर्वाद से ये हमें
करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये सही में चरक की जो हमारे महर्षि चरक की हमारे ऊपर ऋण है उसकी मुक्ति की दिशा में थोड़ा हम आगे बढ़ पाएंगे। आपने मुझे यहाँ बुला के मेरे विचार रखने का मौका दिया, सौभाग्य की बात है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनूप ठाकर जी। आपने निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कही कि चरक को हमें जीना होगा, और हम लोगों को बहुत बड़ा दायित्व है। गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम लोग निश्चित रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आज चरक जयंती के दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं कि चरक के द्वारा किए गए योगदान को वर्तमान परिदृश्य में संपूर्ण विश्व के सामने रखने का हम लोग प्रयास करेंगे एकजुट होकर के। और जैसा कि आपने कहा कि सिद्धांतों की प्रतिस्थापना ऐसे ही नहीं हुई कमरे में बैठ करके। सिद्धांतों नाम यश परीक्ष कई बहुविध परीक्ष हेतु विश्व साधत्वा स्थापित निर्णय। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब आज का ज्ञान जो है एविडेंस की बात करता है, हम अब प्रमाण की बात करते हैं। आज का एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बात करना शुरू करते हैं, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। तो उसके संदर्भ में चरक ने लिखा कि प्रत्यक्ष में अल्पम अप्रत्यक्ष में अनल्पम। द प्रत्यक्ष इज द फ्रेगमेंटरी नॉलेज, इट कैन नॉट सफाइस द पर्पस टू एस्टेब्लिश एनी फैक्ट। तीसरी बात, परीक्षा कारणों कुशला भवंती, इतना महत्वपूर्ण विषय चरक ने रखा परीक्षा के संदर्भ में। न च सर्वे व्याध्या भवन्ति उपायसाध्या न च सर्वे उपायसाध्यानां व्याधिनां अनुपाय निषिद्धरस्ति परीक्षा कारणों कुशला भवन्ति। ये सिद्ध करता है कि चरक की अप्रोच साइंटिफिक थी। और दूसरी बात, आपने जैसे हमारे गुरुदेव ने आपके सामने रखा कि युक्ति प्रमाण के संदर्भ में हारिद्र वर्णम रुधिरम तमूत्रम बिना प्रमेय से हे पूर्व रूपई यो मूत्रे तम न बदेत प्रमेय रक्त सपित्त से संप्रकोप। इस प्रकार की वैज्ञानिक अभिदृष्टि जिसके पास हो तो वो चरक संहिता पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तंत्र है। इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुनः सामने लाना होगा। और एक बात मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप देखिए कि चरक जैसे महर्षि ने जिस समय विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एमआरआई एंड सीटी स्कैनिंग, चरक संहिता ने कामला की चिकित्सा में जब लिखा कि तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चा सृजत कामली श्रेष्मणा रुद्ध मार्गम तत्पित्तम का भैरित। He has clearly mentioned there is obstruction in the common pathway of bile, not bile pitta, or given the direction for the management also. Tat pittam ka bhairjayat, you will have to remove the obstruction first, either with the means of the surgery or with the means of the medicine. तो इस प्रकार की अप्रोच जिस शास्त्र की हो वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, उसको हमें आगे लेके बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप जी, आपने उस विज्ञान की बातें की हैं और निश्चित रूप से चरक संहिता के संदर्भ में हमको समाज के सामने लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे पिंक सिटी के जो हमारे नेशनल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, और आपकी धारा है जब बोलने की तो मुझे याद आता है कि पंडित शिव शर्मा जी को कुछ दिनों पहले मैंने सुना था, बहुत पहले जब विद्यार्थी था, तो आपकी धारा को सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि गुरुदेव के मार्गदर्शन में आयोजित इस संभाषा में आप अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर संजीव शर्मा जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। परम श्रद्धेय परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर रामहर्ष सिंह जी, लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और हमारे राजस्थान के ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर रामहर्ष सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे अग्रज परम आदरणीय कवि हृदय, सरल हृदय, क्रांतिकारी प्रोफेसर गिरिंदर सिंह तोमर जी, मेरे छोटे भाई गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर अनूप ठाकर जी, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर डीपी आर्य जी, डॉक्टर अवनीश पांडे जी और अन्य जो भी यहाँ पर इस मंच पर आज इस गरिमामय मंच पर उपस्थित हैं, और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग इस आज की इस वार्तालाप को सुन रहे हैं, उन सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। आज नागपंचमी है। नागपंचमी है इसलिए चरक जयंती है, और जब नागपंचमी है और चरक जयंती है, इसकी आयुर्वेद के समस्त जुड़े हुए लोगों को, आयुर्वेदज्ञों को, आयुर्वेद के आचार्य को, आयुर्वेद के विद्वानों को मेरा शत शत नमन और उनको बहुत बहुत बधाई। आज चरक के बारे में बात हो रही है। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूं कि मैं
चरक इतना महान ग्रंथ है कि उसके ऊपर कुछ मैं बोलूं। और जब हमारे गुरुदेव प्रोफेसर राम हर सिंह जी उस पर कुछ बोल चुके हो तो उसके बाद कुछ बोलना ये निश्चित रूप से एक बहुत ध्रुव कार्य और दृष्टता भी लगती है। पर जब बात हो रही है चरक संहिता की, निश्चित रूप से गुरुजी ने भी फरमाया कि चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जो आद्य ग्रंथ है, ये सभी हम जानते हैं। और ये एक इंटरफेस रहा कि जब श्रुत से हम लिखित पे आए। ये आयुर्वेद की परंपरा जो है जब श्रवण के माध्यम से चल रही थी, ऋषियों के द्वारा उस वक्त चल रही थी, लेकिन इसको जो लिपिबद्ध किया गया वो चरक के माध्यम से, चाहे वो अग्निवेश तंत्र और बाद में चरक के द्वारा प्रतिसंस्कृत किया गया और जो वर्तमान में चरक संहिता के नाम से मशहूर है, वो चरक संहिता एक पहला आद्य ग्रंथ बन गया। और जो नियम, जो सूत्र, जो सिद्धांत उस समय उस संहिता में, चरक संहिता में स्थापित कर दिए गए, उनको उनसे हटना या उनको पुनः स्थापित करना ये असंभव है, क्योंकि वो शाश्वत तरीके से वो सिद्धांत स्थापित किए गए। गुरुजी ने त्रिदोष का वर्णन किया कि त्रिदोष का सिद्धांत पहली बार उस वक्त स्थापित हुआ और पूरी की पूरी जो हमारी फिजियोलॉजी है, पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके रख दिया। और इसी तरह से फिर उस फिजियोलॉजी को ट्रांसलेट कर दिया पैथोलॉजी में भी, कि पूरी की पूरी जितनी पैथोलॉजी है उसको उन 3 मेन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उसके सब कंपार्टमेंट्स जो जिसको संसर्गज या सन्निपातज के नाम से हम जानने लगे। तो ये निश्चित रूप से एक त्रिदोष की कल्पना एक ऐसी, उसके बाद प्रयास हुए सुश्रुत संहिता, क्योंकि मैं शल्य तंत्र का शिष्य, वहां से शल्य तंत्र का एक तरह से मैं विद्यार्थी हूँ, तो सुश्रुत संहिता में प्रयास हुआ एक अवस्था में, शायद उस समय वो एक मजबूरी रही कि रक्त को एक चतुर्थ दोष के रूप में स्थापित किया करने की कोशिश भी हुई, किया भी गया और उसका उस परिप्रेक्ष्य में शायद सार्थकता भी थी। लेकिन उसके बावजूद सुश्रुत ने भी ये स्वीकार किया कि दोष 3 ही है, इन 3 दोषों के सिवाय चौथा दोष नहीं है। ये ठीक है कि रक्त को हमने पित्त के सधर्मी मान करके उसको हमने चौथा दोष मान लिया। कहीं पर जब सर्जिकल डिजीजेस में उनको लगा कि यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन दोष 3 है, इससे आगे या इससे पीछे, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये शाश्वत सिद्धांत। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिद्धांत, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, मेरा ख्याल है हजारों सिद्धांत ऐसे निकलेंगे, जैसे त्रिसूत्र का सिद्धांत है, या फिर धातुओं की कल्पना है, मलों की कल्पना है, चिकित्सा के चतुष्पाद है, रसायन है, जरा है, चिकित्सा के सिद्धांतों की बात है, और साध्यता, असाध्यता, अरिष्ट लक्षण, ये इतने और न जाने कितने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए चरक संहिता में, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कारगर हैं और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। लोक पुरुष साम्य का सिद्धांत, मैं इस सिद्धांत से, जब मैं छात्र था तो इस सिद्धांत को मैं समझ नहीं पाया, ना ही कोई समझाने वाला ऐसा कोई गुरु मिला कि इस सिद्धांत को, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत को, या जनपदोध्वंस के सिद्धांत को, या कृमि के सिद्धांत को मैं समझ पाऊं। लेकिन आज के इस युग में लगता है कि ये सिद्धांत इतने जबरदस्त सिद्धांत हैं, खास करके लोक पुरुष साम्य सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सीधा हमारे इस शरीर को, हमारे इस जगत के साथ सीधा जोड़ता है, और हमारा किस तरह से नेचर के साथ एक सामंजस्य होना चाहिए, और उसको किस तरह से परिवर्तन, जो भी उस लोक में परिवर्तन हो रहे हैं, इस संसार में परिवर्तन हो रहे हैं, वही परिवर्तन हमारे शरीर में भी होते हैं। और जब तक हम इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे कि जितने परिवर्तन हमारे इस लोक में हो रहे हैं, जो ऋतु में परिवर्तित हो रही हैं, या दूसरे जो भी परिवर्तन, दिन का परिवर्तन, रात का परिवर्तन, ये जितने दिन रात के परिवर्तन, ये चक्कर जो चल रहा है, ये चक्कर का सीधा प्रभाव हमारे शरीर और मन पर होता है। आज की आधुनिक विज्ञान को हम देखें तो वो उनका जो सिस्टम है इस चीज को बहुत कम मानता है। हालांकि सीजनल इन्फ्लुएंस वो भी मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम सीजनल इन्फ्लुएंस मानते हैं और जिस तरीके से हम मानते हैं कि कैसे हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या ये होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं वहां मिसिंग है। और हमारा ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम इन चीजों का अगर पालन करें तो हम बहुत बढ़िया तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और समाज को एक बहुत बड़ा संदेश स्वस्थ रहने का हम दे सकते हैं। अनूप जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि चरक संहिता में बहुत कुछ है,
लेकिन अभी जो चरक संहिता में बहुत कुछ है वो अभी हम जो आयुर्वेद वाले हैं वो ही पूर्ण रूपेण उसको नहीं समझ पाए हैं। तो हमें उसको समझने की जरूरत है, हमें उसके महत्व को समझने की जरूरत है, और उस संहिता के ज्ञान को, चरक के ज्ञान को हमें प्रैक्टिस में, सीधे प्रैक्टिस में ले जाने की आवश्यकता है। मैं अभी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में हूं और जयपुर की एक विशेष परंपरा है, जयपुर की भी आयुर्वेद की एक विशेष परंपरा है, और वो परंपरा है संहिता, संहिता बेस्ड निदान और संहिता के आधार पर ही उसकी चिकित्सा। ये जयपुर की एक परंपरा है और उसी परंपरा का हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी पालन होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम संहिताओं के ऊपर ध्यान दे करके संहिता बेस्ड निदान, संहिता बेस्ड चिकित्सा करें। लेकिन आज का जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, मैं भी नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन में एज मेंबर हूं, अनूप जी भी हैं, इससे पहले मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स CCIM का भी मेंबर रहा, उसमें काफी कुछ हमने परिवर्तन करने की कोशिश की है। लेकिन हम ये सभी मानते हैं कि आज की जो शिक्षण व्यवस्था है, आज का ये कॉलेज का जो एक परिपाटी है, ये बहुत कारगर नहीं है। लेकिन पुनः गुरुकुल में जाना ये भी आज के इस सिस्टम में अभी पूरी तरह से संभव नहीं लगता है। तो जो वर्तमान व्यवस्था है उसी में हम कुछ ऐसे परिवर्तन करें कि बच्चे जो हैं वो संहिता का पाठ जरूर करें, संहिता को जरूर पढ़ें। और उसके लिए मैं गुरुजी के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के में जब हम थे तो उस समय हमने ये निर्णय लिया है कि एक संहिता जो है वो कम से कम एक संहिता जो है वो पूरे BMS के कोर्स में एक संहिता का पूरा पाठ उसको अध्ययन करवाया जाएगा, शुरू से लेकर के अंत तक उसका अध्ययन करवाया जाएगा। और ये बहुत जल्दी ये जो है ये उसका नोटिफिकेशन भी होने वाली है। नया करिकुलम जब आप देखेंगे तो वो उसमें आप पाएंगे कि एक संहिता जो है उसका जो पाठ है उसको हमने उसमें क्रमबद्ध तरीके से रखा है, ताकि कम से कम संहिता पढ़ने की आदत हो, संहिता जानने की आदत हो। आज बहुत सारी पुस्तकें आयुर्वेद के ऊपर उपलब्ध हैं, मैं किसी का कोई उसमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन पुस्तकों के वो जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उन पुस्तकों के पढ़ने से बच्चों का जो संहिताएं हैं उनके प्रति ध्यानाकर्षण जो है वो कम रहता है। और क्योंकि संहिता अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे में जो एक आत्मविश्वास होना चाहिए अपने विज्ञान के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर जो ज्ञान वो एक आत्मविश्वास होना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी रहती है, कमी दिखती है। इसलिए संहिता से इसका विद्यार्थी का संपर्क अति आवश्यक है। मैं यहाँ और भी एक बात ध्यान में लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आपको जैसे विदित है कि एक नोडल एजेंसी मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के लिए नोडल एजेंसी भारत सरकार ने घोषित किया है। तो उस के माध्यम से हम जो चरक के ऊपर चरक न्यास और चरक पंजिका, ये जो टीकाएं जो अभी अप्रकाशित हैं, जो अभी पब्लिश कहीं नहीं हुई है, जितने भी उपलब्ध हैं उनके प्रकाशन बहुत जल्दी उनके प्रकाशन के साथ आ रहे हैं। और जब हम उसका प्रकाशन या उसको तैयार कर रहे थे तो हमने ये पाया कि जो चरक न्यास है वहां पर तंत्र युक्तियां सूत्र स्थान पहले अध्याय में ही बता दी गई। उन्होंने पहले अध्याय में ही चरक न्यास में ये बता दिया कि तंत्र युक्तियां पहले पढ़नी जरूरी हैं, तभी आप आगे चल करके तंत्र की युक्तियों के माध्यम से शास्त्र का अवलोकन सही तरीके से कर पाएंगे। तो एक इस तरह के जो योगदान है, जो अनुपलब्ध ग्रंथ हैं उनका प्रकाशन हो, बच्चों का और जो विद्यालय है या विश्वविद्यालय है वो संहिता बेस्ड टीचिंग, संहिता बेस्ड डायग्नोसिस, संहिता बेस्ड ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो ये अत्यावश्यक है कि हम संहिता को प्रैक्टिस तक ले जाएं और प्रैक्टिस को हम संहिता की तरफ ले आए। क्योंकि ऐसा देखा गया, हम इस पे भी काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इस पे भी काम कर रहा है कि जो फोकलोर में कुछ लोग ऐसे चिकित्सक हैं जो फोकलोर ट्रीटमेंट करते हैं और उस ट्रीटमेंट वहां की औषधियों का प्रयोग करते हैं जहां के वो हैं, चाहे वो उड़ीसा है, बंगाल है, गुजरात है या राजस्थान है या हिमाचल है, कहीं पर भी फोकलोर जो चिकित्सक हैं वो चिकित्सा करते हैं, लोग उनसे बहुत संतुष्ट होते हैं और निश्चित रूप से वो ठीक भी होते हैं। तो उनका वो जो फोकलोर मेडिसिन वहां प्रैक्टिस की जा रही है उसका कहीं ना कहीं संहिता, क्योंकि वो ऐसे नहीं आई है,
वो भी एक परंपरागत ज्ञान है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं लिंकेज क्या संहिताओं में मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ये प्रैक्टिस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी, जो चिकित्सा फोकलोर में हो, उनको भी इन सिद्धांतों के अंतर्गत लाया जाए और आयुर्वेद पद्धति के अंतर्गत लाया जाए, ताकि उस चिकित्सा पद्धति का या वहां पर जो काम हो रहा है उसका भी हम प्रयास कर सकें, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। सो संहिता से प्रैक्टिस की तरफ और प्रैक्टिस से हम संहिता की तरफ आए। जैसे मॉडर्न साइंस में बोलते हैं ना कि लैब से प्रैक्टिस और प्रैक्टिस टू लैब, तो इसी तरह का ये जो सिस्टम है, हमें भी एक इसको अडॉप्ट करने की कोशिश हम करनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि आज भारत सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं, भारत सरकार की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से पूरा समर्थन आयुर्वेद को प्राप्त है। अब ये हमारे ऊपर है, हमें जिम्मेवारी लेनी होगी, जिम्मेवारी समझनी भी होगी। जिन जिन पदों पर हैं हम, या जो जो जिम्मेवारियां या जहां जहां पर भी हैं हम हैं, हमें जिम्मेवारी समझनी होगी, क्योंकि विश्व हमें स्वीकार करने को तैयार है और विश्व हमारे से अपेक्षा भी कर रहा है, लेकिन शायद अभी हम उतने तैयार नहीं हैं। उस बात को समझना होगा, हमें तैयार होना होगा और अपने आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको भी तैयार करना होगा, ताकि हम विश्व को, जो विश्व चाह रहा है, वो सही रूप से सही जो डिश है वो सर्व कर पाए। अन्यथा अगर हम इस वर्ष पर फेल हो जाते हैं तो हमें उठने का दोबारा मौका शायद ही मिले, क्योंकि दूसरा विज्ञान है वो इतनी तीव्रता से आगे बढ़ चुका है कि उसके आगे हम बोने सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन बोने हैं नहीं। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्राचीन विज्ञान का आधार है, उसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और हमें पूर्ण रूपेण इसको आगे बढ़ाने की एक जिम्मेवारी, अनूप जी ने बहुत बढ़िया कहा कि हमारे ऊपर एक ऋण है, उस ऋण को उतारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का और विशेष रूप से तोमर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो मेरे जैसे एक अल्प बुद्धि व्यक्ति को भी आप मौका देते हैं अपने बीच में शामिल होने का। और आज तो गुरुदेव के दर्शन करके हम धन्य हो गए। गुरुजी, आपके चरणों में सादर नमन करता हूं। मैं छोटा सा एक संस्मरण, गुरुजी को ध्यान नहीं होगा, मैं जब बीएमएस की इंटर्नशिप कर रहा था तो मुझे एक ड्यूटी लगाई गई मेरे टीचर्स के द्वारा कि आपने बनारस जा करके योग के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो मुझे ये भी कहा गया कि मुझे प्रोफेसर आर.एस. सिंह जी का एक इंटरव्यू लेना है, उसको रिकॉर्ड करना है। वो जमाना थोड़ा अलग तरह का था, तो उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता था, फिल्म रिकॉर्ड बनाना एक बड़ा चैलेंज होता था। आज की तरह कैमरे उपलब्ध और ये सब नहीं था। तो बाकी तो डॉक्यूमेंट्री वगैरह लिख दी हमने, शूटिंग भी कर ली। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए, एक बीएमएस के छात्र के लिए जो अभी इंटर्नशिप में है और उसमें जैसी पढ़ाई होती थी उतने से ज्ञान को लेकर के, सबसे बड़ा चैलेंज कि गुरुजी का इंटरव्यू कैसे लिया जाए, क्या किया जाए। डरते डरते गुरुजी के निवास तक गया और गुरुजी को मैंने बोला, सर ऐसे ऐसे एक जिम्मेवारी दी है, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, लेकिन मुझे पता कुछ नहीं है कि मुझे क्या पूछना है और क्या कैसे करना है, तो आप ही बताएं। तो गुरुजी का देखो सहृदयता देखिए। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं। गुरुजी ने एक पूरे 10 क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी मुझे कि बेटा ये प्रश्न आपने मुझे पूछने हैं और मैं इतनी देर इसका उत्तर दूंगा, उसके बाद आपने ये बोलना है। मेरे ये भी बता दिया कि जब मैं बोल दूंगा ये बात तो आपने फिर थोड़ा सा एक एंकर के रूप में आपको ये इतनी सी बात आपने बोली, फिर उसके बाद आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी नजर कैमरे पर होनी चाहिए। जब आप मेरे से प्रश्न पूछोगे तो आप मुझे, मेरी तरफ भी देखोगे और कैमरे की तरफ भी देखोगे। यानी वो एक बड़ा अद्भुत मेरे जीवन का मेरा बड़ा अद्भुत एक अनुभव था। और मालवीय जो हॉल है वहां पर मैंने गुरुजी आपका इंटरव्यू लिया था, वो आज भी रिकॉर्डिंग है और मेरे लिए वो ऐतिहासिक पल है और बहुत बड़ा संस्मरण मेरे लिए है। आपके चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं। और गिरिंदर जी, तोमर जी साहब, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। अनूप जी नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी, आपने निश्चित रूप से संस्मरण सुनाया। तो मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा, मैं आपका विद्यार्थी हूँ। वज्रादप कठोराणी मृदु कुसुमादपि, आपके अनुशासन में कहीं कोई ढिलाई नहीं। किसी विद्यार्थी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी। गुरुदेव अगर ओपीडी में सवेरे बैठे हुए हैं 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक,
और आज बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं कहता हूं कि पहले रोगी को देखते समय जो भाव रहता था गुरुदेव का, वो आखिरी रोगी को देखते समय भी वही भाव होता था। हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग इरिटेट हो जाते थे, घबरा जाते थे, और लोग बीच में चाय पी लेते थे, गुरुदेव कभी चाय भी नहीं पीते थे। तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व से अनुकरणीय हैं, और मैं बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपके चरणों में मुझे कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि निश्चित रूप से हमको जो जयपुर में आजकल कार्य हो रहा है, उस जयपुर के कार्य से मुझे काफी प्रसन्नता है। जामनगर में जो कार्य हो रहा है उससे बहुत प्रसन्नता है, और भगवान के आशीर्वाद से ये समय आया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक आयुर्वेद के व्यक्ति को आयुर्वेद की बागडोर संभालने के दिया है, पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव की जो इच्छा है, जिस प्रकार से आपने जो दिशा निर्देश दिया है, उसको हम लोग निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट कराने के लिए कटिबद्ध रहें और कार्य करते रहें। बहुत अच्छी बात है। अधिक समय तक गुरुदेव को मैं कष्ट नहीं देना चाहता। हमारे साथ जो डॉक्टर मनोज नेसरी साहब जुड़ रहे थे, तो आज वो चूंकि एक अचानक कोई मीटिंग आ गई है, वो इस समय फ्लाइट में है, और साथ में अभिमन्यु जी को इंडो यूएस की कोई बैठक है, उसमें प्रेजेंटेशन देना, उनका संदेश आ गया है, लेकिन मैं वीडियो संदेश बाद में प्रसारित यूट्यूब पे डालेंगे। अधिक समय आपका न लेते हुए मैं जो है आज के इस कार्यक्रम के हमारे स्वागताध्यक्ष हमारे डॉक्टर धर्मप्रकाश आर्य जी, जो कि गुरुदेव के बहुत संस्मरण बहुत नजदीक हैं, और गुरुदेव के एक बहुत अच्छे आराधक शिष्य के रूप में, एक प्रत्यक्ष शिष्य भले नहीं है, लेकिन शिष्य से भी अधिक बढ़ करके हैं। गुरुदेव को जितना सम्मान हो, गुरुदेव के चरणों में जो इनका एक स्नेह है, तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आर्य जी को कि वो अपने विचार रखें। उसके बाद डॉक्टर अवनीश पांडे जी, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं आज की नई पीढ़ी के, कि आप जो है आरोग्य भारती के काशी प्रांत के सह सचिव भी हैं, हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन के सचिव भी हैं उत्तर प्रदेश के, और मेडिकल ऑफिसर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी है रामापुर प्रतापगढ़ में। तो आज अपने प्रतापगढ़ की ड्यूटी भी करके आए हैं, एक चरक जयंती का आयोजन करके भी आए हैं कॉलेज में अपने प्रतापगढ़ में, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बहुत ही लगनशील हैं, कर्मठ हैं। तो मैं आप धन्यवाद ज्ञापन करके आगे कार्यक्रम समापन करवाएंगे। तो डॉक्टर धर्मप्रकाश आर्य जी, आप अपना म्यूट करना विचार रखें। डॉक्टर आर्य जी, आर्य जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी जी, हाँ हाँ, बोले। नमस्कार। आप सभी विद्वान लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आज के इस चरक जयंती समारोह के अवसर पर परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और आज पूज्य गुरुदेव को स्वस्थ और अच्छी तरह से सुनने के बाद सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सभी लोगों की इच्छा थी कि आज डॉक्टर तोमर साहब ने पूज्य गुरुदेव को के दर्शन कराकर सभी को धन्य कर दिया। मैं आज के इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के हमारे अन्य जो विद्वान वक्ता हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर अनूप ठाकर साहब, जो कि कुलपति हैं जामनगर विश्वविद्यालय के, बहुत बड़ा कार्य चरक का वहां पर हो रहा है। इस अवसर पर ऐसे विद्वान माननीय ठाकर साहब का, और माननीय श्री संजीव शर्मा जी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के और डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और विशेष रूप से आज इस सत्र की विशेषता इस वजह से है, आदरणीय संजीव शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, एनआईए के डायरेक्टर। मैं डॉक्टर तोमर साहब को याद दिलाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि 2003 में जबकि वहां पर एक एनआईए में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, और उसमें हम सब लोग डॉक्टर तोमर साहब और हम लोग उपस्थित थे, और आदरणीय गुरुदेव वहां पर जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनकर गए थे। हम लोगों के अंदर बड़ा उल्लास था, सारे के सारे उनके शिष्य, सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता थी। और वहां पर यह निर्णय किया गया कि पूज्य गुरुदेव के बनने के ऊपर एक दिल्ली में बहुत बड़ा समारोह होना चाहिए पूज्य गुरुदेव के अभिनंदन के लिए। और इस निश्चय के साथ जब कार्यवाही शुरू हुई और वहां पर घोषणा हुई, तो आप आश्चर्य करेंगे कि करीब एक सप्ताह के अंदर ही पूज्य गुरुदेव के जितने भी शिष्य भारत के अंदर थे या किसी भी इंस्टीट्यूट में थे,
सब लोगों का संपर्क हुआ और पूज्य गुरुदेव के उस अभिनंदन समारोह की एक तरह से रूपरेखा के रूप में विश्व आयुर्वेद का जन्म हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि विश्व आयुर्वेद मिशन की स्थापना में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा का बहुत बड़ा कार्य था। 2003 में अगस्त महीने में, यही अगस्त महीना था, और दिल्ली के विश्व युवक केंद्र में एक बहुत बड़ा समारोह उनके अभिनंदन के लिए हुआ, जिसमें 18 देशों के राजदूत और जगत गुरु शंकराचार्य की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ, और जिसमें करीब करीब मैं समझता हूं कि 18 देशों के राजदूत के साथ साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस थे डॉक्टर जगन मिश्रा जी, रंगनाथ मिश्रा जी, डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देश विदेश के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे और तब यह संकल्प किया गया कि दिल्ली में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जो आयुर्वेद की दलाली करते थे, मुझे क्षमा करें इन शब्दों को, जिनको उन्हीं को आयुर्वेद के प्रवर्तक माना जाता था और आयुर्वेद के विद्वान बड़े निराश थे। तो डॉक्टर तोमर जी की अध्यक्षता में ये तय किया गया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए, पूज्य गुरुदेव जी जिसके संरक्षक हों। तो विश्व आयुर्वेद मिशन की स्थापना 2003 में की गई और उसके बाद से कई विश्व सम्मेलन और इतने सेमिनार जो है विश्व आयुर्वेद मिशन की प्रेरणा के कार्यक्रम के माध्यम से और डॉक्टर तोमर साहब की अध्यक्षता में हो रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जब डॉक्टर आर.एस. सिंह साहब को पद्मश्री मिली तो हम सभी आयुर्वेद के जो जितने भी प्रेमी हैं और सज्जन हैं सबको बहुत बड़ी खुशी हुई कि रियल में आयुर्वेद की प्रतिष्ठा अब शुरू हो रही है। और सौभाग्य से अब हमारे प्रधानमंत्री और हमारा आयुष मंत्रालय ऐसा है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर ठाकर जैसे, डॉक्टर शर्मा जी जैसे एनआईए के विद्वान लोग उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद को अब एक प्रेरणा मिल रही है और आयुर्वेद का एक मंच इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि पूरे विश्व में हम आयुर्वेद की पताका को ले जा सकते हैं और भारत की और विश्व की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस चरक जयंती महोत्सव पर हम अपने गुरुदेव को अपने बीच में आज के चरक के रूप में ही मानकर उनका आभार प्रकट करते हैं और उन्होंने आज हमें जो अपना विशेष स्नेह और धन्यवाद दिया है, हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। आज सभी और हमारे जो प्रतिभागी हैं और दूसरे लोग जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, भाई मनीष पांडे जी का, आदरणीय तोमर साहब का, क्योंकि उन्होंने आज गुरुदेव को बुलाकर हम सबको धन्य कर दिया, इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्य जी, आपने अपने मन के उद्गारों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सही गुरुदेव का आशीर्वाद वही होगा कि यदि आयुर्वेद के लिए हम समर्पित रूप से काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्य जी। और डॉक्टर अवनीश पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अंत में समापन करने के लिए अपने विचार रखते हुए और हमारे कार्यक्रम को विधिवत समापन जो शांति मंत्र के साथ करने का कष्ट करें। अपने विचार रखते हुए डॉक्टर अवनीश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु जी का आशीर्वाद मिला आपके माध्यम से, और आप ये हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य, मेरे पास शब्द नहीं है सर। और दूसरी बात, आज मुझे लग रहा था सर आप लोग भी आज जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत टाइमली चला, मिनट टू मिनट बिल्कुल, और शायद समय से पहले, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि नागपंचमी एवं चरक जयंती की जो आज इस पवित्र अवसर पे हम लोग मिले हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, यदि हस्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। जो ज्ञान चरक संहिता में उपदिष्ट है वही ज्ञान सर्वत्र है, अन्य संहिताओं में है, और जो चरक संहिता में नहीं है वह अन्य कहीं पर भी क्वचित ही मिलेगा। ऐसा आचार्य चरक ने अपने अंतिम श्लोक में सिद्धि स्थान में कहा है। तो आदरणीय गुरु जी ने भी कहा कि चरक संहिता को, मुझे लगता है बीएमएस छात्रों को अगर शुरू से ही अगर वो संहिता बेस्ड पढ़ाई करें तो हम अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं, और हमारा एक आयुर्वेद में जो है हमारा एक रुचि होगी,
हमारी एक आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा होगी और हम दूसरी तरफ नहीं भटकेंगे। मुझे याद है एक सेमिनार में सर ने कहा था, मैं जब एमडी कर रहा था तो बीएचयू में एक सेमिनार में आया था, मैं काय चिकित्सा विभाग में। सर की एक लाइन मुझे पता है कि जो एमडी में जो थीसिस हो रही है केवल कॉपी पेस्ट हो रहा है। सर का वो शब्द मुझे याद है कि मॉडर्न की सब कॉपी करते हैं और वहाँ पे टोपी पहना दिया जाता है, कैप पहना दिया जाता है। मुझे लगा कि हाँ, कहीं न कहीं हम लोग को भी जो हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहिए, वहीं से एक प्रेरणा मिलती है सर से। और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला और निरंतर सर का आशीर्वाद मिलता रहे हम सभी को। इन्हीं सभी बातों से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और अगर सर की अनुमति हो तो हम लोग शांति मंत्र का पाठ करें, या अगर कुछ और सर उद्बोधन। एक मिनट अवनीश जी, बस अंत में एक शब्द कहते हुए जी। कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रस्तोगी जी, रघुनाथ प्रसाद रस्तोगी जी कुलपति थे। पंडित बाबूलाल मिश्र जी मेरे गार्जियन, मैं उनके साथ रहता था, तो उन्होंने चरक संहिता हमसे मंगाया, तो बाबूलाल मिश्रा जी के साथ मैं गया, चरक संहिता दे के आया, और उनने देने के बाद हमसे कहा कि एक आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ प्रत्यक्ष इन इंडियन थ्योरी ऑफ नॉलेज और प्रत्यक्ष इन इंडियन एपिस्टोमोलॉजी। तो जब मैं चरक संहिता की पुस्तक को वापस लेने के लिए उन्होंने बुलाया कि आप ले जाइए, तो हमसे कहते हैं कि डॉक्टर तोमर, चरक आकर ग्रंथ है, ये पूजा में रखने लायक ग्रंथ है, ये केवल पुस्तक नहीं है, इसको पुस्तक मत मानिए। एक केमिस्ट्री का मेघनाथ साहब पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, जो व्यक्ति चरक संहिता के संदर्भ में इस प्रकार के विचार रखता है, जैसे प्राणजीवन मेहता जी के बारे में हमारे अनूप ठाकर जी ने बताया, तो चरक को पढ़ने के बाद ही ये बात सामने आती है। चरक के कुछ अंशों को विद्यार्थियों को पढ़ा देने मात्र से वो श्रद्धा पैदा ही नहीं होगी। दूसरा मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है डॉक्टर संजीव जी से और अनूप जी से कि आप आयुष मंत्रालय के माध्यम से हमारे प्राइमरी एजुकेशन के करिकुलम में जो हमारे पाठ पढ़ाए जाते थे बाबर और हुमायूं के, उसकी जगह पर विद्यार्थियों को चरक और सुश्रुत के संदर्भ में जानकारी मिलना चाहिए, सो दैट उनके दिमाग में सम्मान सिस्टम के लिए रहे। तो ये चीजें प्राइमरी एजुकेशन में जरूर होना चाहिए। डॉक्टर संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले सर। मैं बस आपने जो शब्द बोले तो मैं बस इस पे कह रहा हूँ कि मैंने 3 दिन पहले ही एक अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में कमेटी बनाई है कि मैं आयुष मंत्रालय को, सेक्रेटरी साहब से बात भी हुई है, मैं एक प्रस्ताव भेजने वाला हूँ, उसके लिए होमवर्क के लिए हमने एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी। और 3 पार्ट्स में उसमें आयुर्वेद के अंशों को कैसे डाला जाए, ए से शुरू करके, ए फॉर आयुर्वेदा, इस तरह से शुरू करके वहां से पिक्टोरियल डिपिक्शन, अ से, या इस तरह से जो वर्णमाला है, या ये सारा जो है हमारा एक प्रपोजल, हमने प्रीलिम प्रपोजल जो है बना दिया है। अब उसके आगे रिफाइनमेंट हो रही है उसकी, और ये प्रपोजल हम भारत सरकार को जो सेक्रेटरी अपने आयुष मंत्रालय वहां से ये शिक्षा मंत्रालय को, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की जो सचिव महोदया है, उनका भी बहुत अच्छा एक आयुर्वेद के प्रति रुझान है, तो वो चाहती हैं कि कुछ इस तरह से प्रपोजल आए, तो हमने वो लीड लेकर के उसका प्रपोजल जो है लगभग तैयार कर दिया। ये एक बात। दूसरी बात की अभी आपको एक भारत में एक नीति आयोग के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जिसको मैं भी सदस्य था, एजुकेशन वाले ग्रुप का। तो उसमें स्कूल एजुकेशन में आयुर्वेदिक क्यूरिकुलम, आयुर्वेदिक कंपोनेंट डालने की जो है वो रिकमेंडेशन भारत सरकार को नीति आयोग के माध्यम से हम दे चुके हैं। ये जस्ट आपको सूचना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब मैं गुरुदेव के आदेश से, आपका आदेश से मैं कार्यक्रम का समापन की तरफ ले जा रहा हूं, तो अगर आपका आदेश हो तो शांति मंत्र के साथ समापन किया जाए। गुरुदेव आदेश है। अनुपम सर, अवनीश जी। सर एक निवेदन था सर जी सर, क्या वो वीडियो जो है उसको, जो आपने शुरू में अभी बताया था कि जो आपने बोले हैं आप, उसको क्या हम वीडियो चला सकते हैं अभी? कौन सा वाला? चरक वंदना जो आपके द्वारा जो लिखी। नहीं, गुरुदेव को थोड़ा समय, अब बहुत समय बैठ गए हैं, अब उसको आप आज शांति मंत्र के साथ समापन करें प्लीज। ओके ओके, सभी लोग, हम लोग सीधे बैठ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। हम लोग बहुत आपके पर चरणों में प्रणाम करते हैं सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अनूप जी और संजीव जी,
आप हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज गुरुदेव का हम लोगों को आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद अगर बूस्टिंग डोज मिलती रहेगी तो हम लोग जीवंत बने रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्या जी सर प्रणाम 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 सभी को प्रणाम। प्रणाम। हम कर दे पंखे।